हेलो लवली बडीज, वेलकम है आप सभी का एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट्स में अपनी राय में जरूर बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। थैंक यू गाइस। तो बढ़ते हैं अपनी न्यू वीडियो की तरफ। तो ये स्टॉमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 16 है एंड आई सजेस्ट गाइस कि अगर आपने अभी तक स्टॉमी की बाकी एपिसोड्स को वॉच नहीं किया है तो पहले जाकर स्टॉमी की बाकी एपिसोड्स को जरूर वॉच कर लें। इन सभी एपिसोड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मौजूद है। तो 16th एपिसोड की शुरुआत में जब जी फेंग आनो के जापान जाने वाली बात सुनकर सैड होता है तो इस पर शिंगयान जी फेंग को बोलता है कि अगर तुम सचमुच में इसको रोकना चाहते हो तो फिर आई सजेस्ट के टाइम वेस्ट किए बिना फौरन से एक्शन लेना होगा। और वो दोनों एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए आनो को मुसलसल कॉल कर रहे होते हैं पर वो इनको आंसर नहीं कर रही होती है। आनो एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी और जो उसने लेटर में जी फेंग को लिखा था कि इसे जी फेंग से मिलकर बहुत खुशी हुई थी और इसके साथ बीते इसके सभी पल इसके लाइफ के बेस्ट डेज थे और वो हमेशा इसके पास या फिर इससे दूर रहकर इसके राइट हैंड मैन के तौर पर खुद को देखना चाहता है। और वो चाहता है कि इसकी वजह से जी फेंग की परेशानियां कम तो हों पर इसकी वजह से वो कभी किसी मुश्किल में न पड़े। पर इस रिसेंट मैटर के बाद इसे लगा कि जिसे आप चाहते हो इसको ट्रबल में डालने के बजाय इसे छोड़कर चले जाना ही सबसे बेहतर हल होता है। और लास्ट पर लेटर में इसको इसके सभी पिछले दिनों में इसकी हेल्प करने पर थैंक्स बोला था। वो अभी जी फेंग से दूर जाने के लिए इन्हीं सभी ख्यालों में गुम खड़ी थी कि काउंटर गर्ल इसको एंट्री के लिए बुला रही थी। फिर आनो जाकर वेटिंग एरिया में बैठकर चेकआउट का वेट कर रही होती है कि दूसरी तरफ इसको ढूंढता हुआ जी फेंग जो कि इसके मुसलसल कॉल कर रहा होता है वो इसकी कॉल पिक नहीं करती है। और फिर जी फेंग भी ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ वहाँ इसको ढूंढने के लिए खूब दौड़े लगाता है। और फिर जब वो इसको नजर आ जाती है तो वो इसके पास जाकर इसके हाथ में पकड़ी टिकट फाड़कर फेंक देता है कि बस अब तुम कहीं नहीं जा रहे हो और न ही मैंने तुम्हारा कोई रेजिग्नेशन लेटर देखा है और न ही एक्सेप्ट किया है, समझे। आनो इसको देखकर रोते हुए बोलती है कि पर मैं यहाँ रहकर सिर्फ तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स ही पैदा करता रहूंगा। जी फेंग से बोलता है कि कौन से प्रॉब्लम्स। तो वो बोलती है कि रिपोर्टर्स ने बोला है कि वो मेरे पीछे हमेशा पड़े रहेंगे और अगर इन्होंने ऐसा वैसा कुछ बाहर निकाल दिया तो जी फेंग से बोलता है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, कुछ भी हो जाए तुमने मुझसे हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस किया है और अब तुम इससे पीछे नहीं हट सकते हो, समझे। और बाकी इस सब को लेकर क्या समझते हैं भाड़ में जाएं, बट तुम कहीं नहीं जा रहे हो किसी सूरत भी नहीं, समझे। और इसका हाथ पकड़कर खींचकर बाहर ले जाता है और इनका वेट करते हुए बाहर खड़ा शिंगयान इनको वापस इकट्ठे हाथ पकड़ा आते देख कर बोलता है कि चलो गाड़ी तुम लोग संभाल लो, मैं कैब करवा के वापस घर चला जाता हूँ। और आनो इससे भी जाते हुए ट्रबल में डालने के लिए सॉरी करती है और शिंगयान बोलता है कि कोई बात नहीं। और शिंगयान के चले जाने के बाद जी फेंग को भी एक बार फिर से सॉरी करती है तो वो फौरन से इसका सर पकड़कर अपने बहुत क्लोज कर लेता है कि इनकी किसी होने से बस टच होकर वापस आ जाती है। और वो इससे बोलता है कि आगे से अब अगर कभी तुमने दूर जाने का या कहीं भी छुपने का सोचा भी ना तो मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। और आनो इसकी बात को फौरन से समझकर ब्लश करने लगती है। कार में दोनों अपने लास्ट मोमेंट्स को लेकर याद करके इधर उधर देख रहे होते हैं तो जी फेंग इससे बोलता है कि क्या अभी भी तुम छोड़कर भाग कर जाने का तो नहीं सोच रहे हो। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे सिर्फ प्लेन की टिकट वेस्ट होने का अफसोस हो रहा है कि अगर सच में यूज हो जाती तो क्या था। जिसे सुनकर जी फेंग बोलता है कि पक्का यही सोच रहे थे ना, अगर ये बात है तो फिर टिकट जाया करने के लिए तो मुझे तुम्हें कुछ पे करना चाहिए है ना। और फिर वो इसको स्पेशल ट्रीट करने के लिए एक लग्जरी रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है जहाँ पर आनो के सामने शर्ट उतार कर अपने बाजू खोलकर खड़ा मुस्कुराने लगता है। तो आनो को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और बेचारी शर्माती ब्लश करती जाकर इसको हग कर लेती है और वो इसको बोलता है मेरा मतलब ये नहीं था, बल्कि एप्रन पहनने में मेरी हेल्प करो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करने जा रहा हूँ। तो वो पीछे होते हुए बोलती है कि अच्छा तो ये बात थी। और इसके एप्रन पहनाते हुए पहले वो उसको बोलता है कि इसे थोड़ा नीचे करके बांधो और ख्यालों में वो उसकी पैंट ही उतारने लगती है। तो वो बोलता है कि जरा हौला हाथ रखो
देखो क्या कर रहे हो, थोड़ा ऊपर करके इसको बांधो ना। और फिर इससे पूछकर इसकी सभी की सभी फेवरेट फिश और बाकी की चीजें कुक करके इसको देता है। आनो को इसका कुक किया हुआ खाना बहुत पसंद आता है और वो इसे खाना खाते देखकर इसको तकने लगता है। तो वो पूछती है, तो वो इससे कहता है कि आनो, मुझे अपनी लाइफ में अपने प्यारों से दूर जाने पर बहुत तकलीफ होती है और तुम भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक सेकंड के लिए भी दूर हो। प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे। और आनो के हाँ बोलने पर इसको पकड़कर बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ समझे। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे छोड़कर जाने का सुनकर मेरी क्या हालत हुई थी। मुझे लगा कि पता नहीं मैं तुम्हें कभी दोबारा छू भी पाऊंगा या नहीं। अगर मेरे वहाँ जाने से पहले ही तुम जा चुके हो तो मैं क्या करूँगा। और आनो भी इसकी बात सुनकर इसके हेड को अपने क्लोज करते हुए प्रॉमिस कर लेती है कि अब ये कभी नहीं होगा, चाहे जो भी हो जाए हमारी किस्मत हमेशा एक साथ रहेगी। और वो इसको बोलता है कि जो भी कहा है इसको याद भी रखना फिर। और फिर इसे खाना खाने को बोलता है कि कहीं ठंडा ना हो जाए। आनो को इसका खाना बहुत पसंद आया था तो वो इससे बोलता है कि तुम्हारा जब भी खाने को मन करे तो मुझे ऑर्डर कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कभी भी बना सकता हूँ। अंकल नान यंग नाना को मनाने के लिए जाते हैं, वो इनको फादर बनने का एक और चांस दे और इसको हर चीज के लिए पास में सॉरी करते हैं। और ये कि इनको इसकी बीमारी का पता चल चुका है तो वो इनके साथ चलकर इनके साथ कैफे पर रहे। और यंग नाना इनको इनकार कर देती है और उठते हुए बोलती है कि अगर वो चाहते हैं कि मैं अपना इन पर किया गया अदालत में केस विड्रॉ कर लूं तो इनको यंग नाना को कुछ चाइनीज करेंसी में 20 मिलियन और समथिंग डॉलर पे करने होंगे। फिर जी फेंग यंग नाना को अपने ऑफिस में बुलाकर पूछता है कि तुमने ये रकम अंकल नान से मांगी थी ना, मैं तुम्हें ये देने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए तुम्हें अंकल नान की बात माननी होगी। शिंग यान को इनके बीच आते देखकर वो इसे हाथ से रोक देता है कि मैं इस सारे मामले को खुद सॉर्ट आउट करूंगा। तो यंग नाना जी फेंग को बोलती है कि ये इसके और अंकल नान के बीच में है तो इन सब लोगों को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जी फेंग भी इसको क्लियर करते हुए बोलता है कि नहीं, इससे ही तो बीच में पढ़ने की जरूरत है। अंकल नान का बिजनेस इसका बिजनेस है, उनके साथ कुछ भी मैटर हो, उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, इसको सॉल्व करना जी फेंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो अपनी फैमिली के मेंबर को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता है। और फिर यंग नाना को बोलता है कि ये रकम तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर सिर्फ एक माह के लिए तुम्हें अंकल नान के साथ रहना होगा। अगर तुम्हें इसके बाद अच्छा ना लगा तो तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करेगा, तुम जा सकती हो। पहले तो वो काफी देर तक इनकार पर इनकार ही करती रहती है, फिर वो पैसे लेकर बोलती है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। जिस पर जी फेंग से बोलता है कि जब तुम वहाँ पर जाने का डिसाइड कर लो तो शिंगयान को जरूर बता देना, वो तुम्हारी वहाँ पर जाने में हेल्प करेगा। यंग नाना के वहाँ से चले जाने के बाद जी फेंग काफी हैरान था और साथ में परेशान भी कि यंग नाना इतनी बड़ी अमाउंट को लेकर आखिर करेगी क्या, कहीं पर वेस्ट न कर दे। पर इनके पास खड़ी आनो बोलती है कि नहीं, उसे नहीं लगता कि यंग नाना इतनी बड़ी अमाउंट को वेस्ट करेगी। तो शिंगयान भी इनकी बात सुनकर बोलता है कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है, इसे रकम सचमुच में बहुत जरूरत होगी तभी उसने इस रकम को लिया है, वरना वो बहुत अच्छे से जानता है कि वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो पैसों के लिए भूखी हो। और इसको यंग नाना की साइड लेते देखकर वो दोनों बोलते हैं कि वाह क्या बात है, वरना तो ये वही शिंगयान नहीं है जो किसी के झूठे मुंह तो दूर सचमुच में भी किसी की तारीफ नहीं करता है। तो इन दोनों को खुद पर शक करते देखकर बोलता है कि वो मेरी सिर्फ कजन है, पर क्योंकि मैं उसे जानता हूँ तो मुझे पता है कि वो पैसों को जाया नहीं करेगी, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ। तो वो दोनों भी इसको बोलते हैं कि हाँ हाँ हम भी कहाँ कह रहे हैं कि कुछ और मामला है। शियो जिंग मारती पीटती आनो को माल में अपने साथ लेकर आई हुई थी क्योंकि इसकी आज बर्थडे थी और इसे अब पता चल रहा था कि वो जापान जाने वाली थी। तो आनो भी मार खाकर इसको रोक कर बोलती है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, तो क्या इससे पहले मैं वहाँ पर नहीं गई थी, अपने हाथ देखो जरा, मुझे बिल्लियों की तरह कैसे नोच रही हो। और वो इसको बोलती है कि अच्छा हुआ जी फेंग तुम्हें वापस ले आया, वरना तुम्हें मारने के लिए तो मुझे जापान ही जाना पड़ता। और वो इसको चुप्पी करवाते हुए बोलती है कि खामोश रहो, बर्थडे गर्ल का ऐसे चीखते चलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर आनो शाओजिंग से उसकी फेवरेट चीज के बारे में पूछती है कि उसे जो भी चाहिए आनो उसे वो खरीद कर गिफ्ट करेगी। और शाओजिंग इसको इनकार कर देती है कि नहीं मुझे तुमसे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। तो आनो इसे टटोल टटोल कर देखने लगती है कि सच में क्या मेरी शाओजिंग को गिफ्ट देने से जान छूट रही है, ये वही शाओजिंग है ना जो कभी भी इससे गिफ्ट लेना नहीं छोड़ती है। तो शाओजिंग इसको बोलती है कि हाँ पर मेरी एक विश है। आनो बोलती है कि क्या विश है, जिस पर शाओजिंग इसे बोलती है कि मेरी विश है कि मैं अपनी बहन के साथ बर्थडे को सेलिब्रेट करूं। तो आनो ये सुनकर बोलती है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चलो सेलिब्रेट करते हैं। तो शाओजिंग इसको रोक कर बोलती है कि
मैंने अपनी रियल वाली सिस्टर के साथ बर्थडे को सेलिब्रेट करना है। तो आनो इसकी बात को अंडरस्टैंड करते हुए बोलती है कि रियल सिस्टर, तो चलो फिर रियल सिस्टर को डिस्कवर करते हैं, क्योंकि शाओजिंग का मतलब आनो को रियल गर्ल्स के जैसे गेटअप की तरफ था और आनो मान भी गई थी और दोनों हंसते हुए वहाँ से चली जाती हैं। और फिर आनो बिल्कुल असल वाली लड़की बने इसको ट्रीट कर रही थी और इसको थैंक्स बोल रही थी कि शाओजिंग की वजह से इसे कभी अकेला फील नहीं हुआ और उसने हमेशा इसको एक लड़की होने का याद रखवाने में हेल्प की, वरना तो आनो को लगता था कि वो घुटन से मर ही जाती। फिर शाओजिंग भी इसको थैंक्स बोलती है कि उसने इसकी बात मान ली, क्योंकि आज वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के इसको डम करने के बाद तपी बैठी थी। और तब वहाँ पर आता है इस रेस्टोरेंट में जी फेंग, जिसे देखकर पहले तो लगता है कि उसने आनो को देख लिया है और इसके पास जा रहा है, पर वो तो इसके पास से गुजरते हुए देखे बिना आगे चला जाता है। और तब पता चलता है कि वो सामने बैठे जीहान के साथ था। फिर वो उसका बिल पे करने के लिए काउंटर पर जाता है और आनो और शाओजिंग के पास से ही गुजरता है। आनो भी शाओजिंग के साथ बैठी यहाँ वहाँ की बातें कर रही होती है और फिर लास्ट पर इसको बोलती है कि तुम्हारी काफी बकवास सुन और कर ली, चलो अब मैं काउंटर पर जाकर बिल पे करके आती हूँ। और जब आनो भी काउंटर पर जाकर बिल पे करने लगती है तो इसके पास खड़ा जी फेंग इसकी वॉइस सुनकर जैसे ही इसकी तरफ देखता है, पर इसके फेस पर एक साइड पर सारे बाल गिरे होने की वजह से ठीक से देख नहीं पाता है। और आनो भी जब इसको देखने लगती है तो शाओजिंग बीच में आ जाती है और दोनों ही एक दूसरे को देखते देखते रह जाते हैं। अंकल नान अपने रेस्टोरेंट पर बैठे यंग नाना का बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे, जिसे इनके लिए कॉफी रेडी करता शिंगयान भी देख रहा होता है। जब वो वहाँ पर आ जाती है तो अंकल नान इसको देखकर काफी हैप्पी हो जाते हैं और इसको वेलकम करने लगते हैं, पर वो इनको कोई भाव ही नहीं डालती है, काफी रूड तरीके से बिहेव करती है और शिंगयान इसकी हेल्प करते हुए इसे रूम में ले जाता है और इसे बताता है कि अंकल नान ने इसके लिए ये सब किया है और इसे इनसे अच्छे तरीके से बिहेव करने का बोलता है, पर वो अभी भी इनको मिसबिहेव करती रहती है और इनको ट्रबल में डालने के लिए बोलती है कि इसके रूम की डेकोरेशन इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। शिंगयान को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अंकल नान को ट्रबल में डाल रही है, पर अंकल नान इसको रोक देते हैं कि वो जैसा कह रही है बिल्कुल मैं वैसा ही करूँगा और इसके रूम की सारी सेटिंग चेंज करने के लिए वो मान जाते हैं। और इनके जाने के बाद यंग नाना को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। अंकल नान ने सारी की सारी चीजें उसकी पसंद की ही यहाँ पर सेट की हुई थी। पर शाओजिंग की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के बाद फिर वो दोनों इकट्ठे क्रिसमस की चलती डेकोरेशन और सेलिब्रेशन देखने जाती हैं। शाओजिंग अपने प्रिंस के लिए विश करने के बाद इसको भी विश करने को बोलती है और आनो शाओजिंग के वहाँ से हटकर चले जाने के बाद अपने और जी फेंग के मिलने की विश करती है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब करीब इस जगह को एक दूसरे को देखे बिना एंजॉय कर रहे होते हैं। किसी जगह पर जी फेंग पहले जाता है तो उस जगह पर बाद में आनो भी पहुंच जाती है और जिस जगह पर आनो जाती है वहाँ पर जी फेंग भी बाद में पहुंच जाता है और इस सब को एंजॉय करते हुए इन दोनों को एक दूसरे को देखे बिना ऐसे ही आंख मचोली चल रही होती है और इवन के एक दूसरे को देखे बिना कई बार क्रॉस भी करते हैं, पर एक दूसरे को देख ही नहीं पाते हैं। इन दोनों के एक दूसरे को देखने से पहले ही कभी जी फेंग अपना फेस पहले टर्न कर लेता है तो कभी आनो। दोनों को एक दूसरे के करीब करीब होने की फीलिंग्स तो लग रही होती है, पर एक दूसरे को देख ही नहीं पाते हैं। फिर वो दोनों एक डेकोरेशन ब्रिज के एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट खड़े अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जी फेंग शिंगयान के साथ कॉल पर लगा हुआ था और दूसरी तरफ अकेली खड़ी आनो खुद से ही लगी होती है और खुद को बोल रही होती है कि इस लाइफ में अगर वो और जी फेंग ना भी मिले तो अगली लाइफ में तो जरूर ही मिलेंगे। और जी फेंग शिंगयान को बोल रहा था कि वो इस सब को क्विट कर रहा है, इवन कि इसकी अभी भी आनो को लेकर फीलिंग्स हैं, बट ये सब इसको पॉसिबल नहीं लग रहा है। और शिंगयान से कॉल खत्म करने के बाद बोलता है कि शायद इसे ही लव कहते हैं, कि जिसमें मिलना पॉसिबल न हो पर उसे देख देख कर और उसे हैप्पी देख कर आप भी हैप्पी होते हो, पर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसको प्रोटेक्ट करने की फीलिंग्स होती हैं। पर आनो खुद से ही कन्फेस करते हुए खुद को बोल रही थी कि इसे पहली बार जी फेंग से मिलने के बाद लग रहा है कि शायद इसे शदीद किस्म का लव हो गया है, और जिसके बारे में वो अपने बचपन से सोचा करती थी उसको मिलने के बाद भी इसका इससे मिलना पॉसिबल नहीं लग रहा है। और खुद से बोलती है मुझे लगता है कि इन फीलिंग्स को भी मुझे मन में ही छुपाए रखना होगा। और फिर दोनों अपनी अपनी जगह छोड़ देते हैं और एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं। फिर आनो शाओजिंग का वेट करते करते दोबारा से उसी विश वाली जगह पर पहुंच जाती है और जब देखती है कि शाओजिंग तो अभी यहाँ पर आ नहीं रही और कोई भी इसके आसपास नहीं है तो वो दोबारा से विश करने का सोचती
जाती है और विश में ऊंचा ऊंचा जी फेंग से मिलने का बोल रही थी कि मुझे जी फेंग से मिला दे, मुझे जी फेंग से मिला दे। और जैसे ही अपनी विश को फिनिश करके अपनी आंखें खोलकर देखती है तो शी वॉज इन शॉक्ड, क्योंकि जी फेंग इसके सामने खड़ा इसको देख रहा था। और यहीं पर 16 एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तो बस अगली वीडियो तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।